नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में आज एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेणु की रचना इस जय प्रलय से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर। तो पहला प्रश्न है, इस जल प्रलय में रेणु इस जल प्रलय में नामक रचना रेणु की किस गद्य विधा से संबंधित है? अब यह किस गद्य विधा से संबंधित है, गद्य की कौन सी विधा से संबंधित यह रचना है इस जल प्रलय में? तो रिपोर्ताज से संबंधित है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस जल प्रलय में रिपोर्ताज में लेखक ने किसका वर्णन किया है? लेखक ने नदियों के विभीषिका का, उत्तर प्रदेश की बाढ़ का, पटना की प्रलयकारी बाढ़ का, विस्थापन की समस्या का। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहले से ही हमने टिक लगाया हुआ है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे इसीलिए पहले से ही टिक लगा दिया है, आपको भ्रम ना हो। इस जल प्रलय में रिपोर्ताज में पटना की बाढ़ का जो वर्णन है वह किस समय का है? तो 1975 का है। आपका ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 1975 का वर्णन किया गया है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, किस पत्रिका में नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संबंधित किया गया है? पराग, कल्पना, अक्षरा, साक्ष्य। पत्रिका साक्ष्य में नदियों को संकलित किया गया, जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया गया है साक्ष्य पत्रिका में। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिनमें से इस जल प्रलय में प्रमुख है। यह किस पुस्तक में संकलित है? ऋण जल में, धन जल में, नदियों की आग में, ऋण जल और धन जल। तो डी विकल्प आपका सही हो रहा है, ऋण जल और धन जल। अगला प्रश्न है, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ, कब और कहाँ हुआ? सन 1920 पटना बिहार में हुआ, सन 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ, सन 1930 मगध बिहार में, सन 1925 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इस तरह से आप देखें तो यहाँ बी विकल्प आपका सही है, पूर्णिया बिहार में रेणु का जन्म हुआ। 1921 में पूर्णिया बिहार में रेणु का जन्म हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक ने मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है? तो लेखक ने मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के गेरुआ झार फेन से भरे पानी के तेज बहाव को कहा है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। लेखक द्वारा इस कथन से किस मानसिकता को प्रकट किया गया है? निहित स्वार्थ, बनावटीपन, सहयोग की भावना, दूरदर्शिता। तो यहाँ पर लेखक ने निहित स्वार्थ की भावना को प्रदर्शित किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अब कहाँ जाइएगा, काफ़ी हाउस में तो अवले पानी आ गया होगा। अबले पानी आ गया होगा, यह कथन किसने कहा है? यह कथन रिक्शे वाले ने कहा है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यह कथन रिक्शे वाले ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक मुसहरी बस्ती में महानंदा में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत बांटने कब गया था? महानंदा में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत बांटने कब गया था? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 1949 में। 1949 में राहत बांटने लेखक गया था। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक ने बाढ़ पर कौन सा रिपोर्टाज नहीं लिखा है? जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल, विनाश लीला। तो लेखक ने बाढ़ पर विनाश लीला रिपोर्टाज नहीं लिखा है, विनाश लीला रिपोर्टाज नहीं लिखा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक ने मुस्तंड और गंवार किसे कहा है? रिक्शे वाले को, दानापुर के ग्रामीण को,
मुसहरी बस्ती के एक व्यक्ति को, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने मुस्तंड और गंवार दानापुर के ग्रामीण को कहा है। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। लेखक के इस कथन में एक सप्ताह की खुराक क्या है? पत्र पत्रिकाएं, रसद सामग्री, दवाइयाँ, नशीला पदार्थ। तो पत्र पत्रिकाएं, लेखक की नज़र में पत्र पत्रिकाएं एक सप्ताह की खुराक हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर कब लड़ाई हुई थी? सिमरमनी तो 1937 में नाव को लेकर शंकरपुर के लोगों में और सिमरमनी के लोगों में लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मुसहरी बस्ती में मुसहरी जात के लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जा रहा है? तो बलवाही नृत्य किया जा रहा है। सी विकल्प सही होगा, वहाँ बलवाही नृत्य किया जा रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। मृत्यु का तरल दूत भयंकर बाढ़ के पानी को कहा गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1947 में किस जिले में बाढ़ आई थी? सन 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1949 में किस नदी ने बाढ़ का कहर बरसाया था? 1949 में जब लेखक राहत बांटने गया था, महानंदा नदी ने बाढ़ का कहर बरसाया था। महानंदा नदी ने बाढ़ का कहर बरसाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाढ़ में सरकार द्वारा भेजी गई जनसंपर्क गाड़ी क्या कार्य करती थी? बाढ़ में खोए परिजनों से संबंधी सूचना देना, लोगों को भोजन व्यवस्था में मदद करवाना, लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकलवाना, लोगों को बाढ़ की स्थिति के विषय में अवगत कराना। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है, लोगों को बाढ़ की स्थिति के विषय में अवगत कराना। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो पर एक ऐसा कौन सा समाचार प्रसारित हो रहा था कि सुनने वाले श्रोताओं का दिल दहल गया? बाढ़ ने 15,000 लोगों की जान ले ली थी। बाढ़ का पानी पटना के आकाशवाणी केंद्र को डुबाने वाला था। किसी भी समय पुनपुन विकराल रूप धारण कर सकती है। बाढ़ अभी 15 दिन और रहेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा हृदय विदारक घटना थी। बाढ़ का पानी पटना के आकाशवाणी केंद्र को डुबाने वाला था। इस तरह से यहाँ पे सबसे हृदय विदारक घटना थी। बी विकल्प आपका, बी विकल्प के बारे में आप समझ ले, बी विकल्प आपका सबसे प्रभावित था। बी विकल्प, इसी तरह से बी विकल्प की बात सही हो सकती है। बी विकल्प आपका सही हो सकता है, बी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1967 के बाद बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर तक पहुंच गया था? सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर पहुंच गया था। बी विकल्प यहाँ भी सही हो रहा है, पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर तक पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, आलू, पीने का पानी, माचिस, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती इत्यादि की व्यवस्था लेखक ने क्यों की थी? बाढ़ में लाभ कमाने के लिए, बाढ़ में अपनी सहायता के लिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को देने के लिए, बाढ़ में मनमानी कीमत देने से बचने के लिए। तो बाढ़ में अपनी सहायता के लिए लेखक इन सभी वस्तुओं को इकट्ठा किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोग पान की दुकान के सामने क्या कर रहे थे? ताश खेल रहे थे, लोगों की सहायता कर रहे थे, समाचार सुन रहे थे, नाटक देख रहे थे। पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे, सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोगों में व्याप्त कौतूहल क्या विषय था? कौतूहल का क्या विषय था? बाढ़ तथा उससे प्रभावित क्षेत्र, नदी का जल स्तर, इंजीनियरों की जोड़ तोड़,
बाढ़ की विभत्सता। इस तरह से देखें तो यहाँ पर ए विकल्प सही था कि बाढ़ तथा उससे प्रभावित क्षेत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताओ कि एक व्यक्ति द्वारा किसी घटना का सटीक वर्णन कब किया जा सकता है? जब उसकी लेखन क्षमता बेजोड़ हो, उसकी कल्पना शक्ति प्रभावशाली हो, वह स्वयं भुक्तभोगी हो। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। जब कोई स्वयं उस घटना का भुक्तभोगी हो तो उसका प्रभावशाली वर्णन कर सकता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक बाढ़ के प्रकोप को देखने के लिए किसके साथ निकल पड़े? नाटककार के साथ, कवि मित्र के साथ, उस्ताद के साथ, इनमें से कोई नहीं। लेखक कवि मित्र के साथ निकल पड़े। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गैरिक शब्द का क्या अर्थ है? प्यारा व्यक्ति, पराया धन, सन्यासी, गेरुए रंग का। गैरिक का अर्थ है गेरुए रंग का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु ने कब साहित्य सृजन के क्षेत्र में प्रवेश किया? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने साहित्य सृजन के क्षेत्र में 1953 में प्रवेश किया। 1953 में प्रवेश किया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेणु की कौन सी कहानी पर फिल्म बन चुकी है? रेणु की कौन सी ऐसी कहानी जिस पे फिल्म बन चुकी है? सी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर फिल्म बन चुकी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, रेणु के साहित्य की कौन सी विशेषता प्रमुख है? संवेदनशील, संप्रेषणीय, भाव प्रधान, उपयुक्त सभी। तो रेणु के साहित्य की उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। संवेदनशील हैं, संप्रेषणीय हैं, भाव प्रधान हैं। उपयुक्त सही वाला विकल्प आप सही करके सभी प्रश्नों को भी सही कर सकते हैं। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी में 30 प्रश्नों के साथ यहीं तक। अगली प्रश्नोत्तरी में नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।